नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जो चैप्टर का नाम है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। शीतोष्ण घास के मैदान में जीवन कैसा है, ये सब को हम एक बारी बारी से हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हम टॉपिक कौन कौन सा कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड का ग्रासलैंड जो है वो कितने तरह का है। जैसे ट्रॉपिकल रीजन का ग्रासलैंड जो है, टेम्परेट रीजन का ग्रासलैंड, दो तरह का ग्रासलैंड होता है। एक ले हम इसका हिंदी भी देखते हैं कि दुनिया के घास का मैदान जो है, तो एक तो होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो उष्ण कटिबंधीय किसको कहते हैं? जहाँ पे सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है उसको हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, और जहाँ सन का लाइट डायरेक्ट न पड़ के क्या होता है, मॉडरेट करता है, यानी कि तिरछा पड़ता है, उसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय देखिएगा तो आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिएगा इसको। फिर हम देखते हैं क्या कि टेम्परेट ग्रासलैंड में हमको प्रेरी के बारे में पढ़ना है और बेल्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं प्रेरी को। तो देखते हैं क्या, प्रेरी को जब हम देखेंगे यानी कि नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को प्रेरी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या, उसके क्लाइमेट के बारे में समझेंगे, फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि वहाँ के जलवायु के बारे में हम लोग जानेंगे, क्लाइमेट। और फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब वनस्पति और जीव, या इसको हम वन्य प्राणी भी, वन्य प्राणी या प्राणी जात भी कहते हैं। प्राणी जात कहिए, प्राणी जात। तो आप इसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे क्या कि प्रेरीज के पीपल कैसे रहते हैं, उनका क्या एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर में क्या रोल है, वो सब देखेंगे। यानी कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या है, ये सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या, अफ्रीका में हम देखेंगे वेल्ट्स के बारे में भी। फिर हम देखेंगे क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फ्यूना, वहाँ का भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, टेम्परेट ग्रासलैंड, वो भी कहाँ का, तो आपका नॉर्थ अमेरिका का। देखिए, वर्ल्ड्स ग्रासलैंड, दुनिया के घास का मैदान हम देखते हैं सबसे देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि वर्ल्ड्स ग्रासलैंड जो है यानी कि दुनिया के घास स्थल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल और दूसरा क्या होता है, शीतोष्ण क्षेत्र का घास स्थल या शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे हमको ट्रॉपिकल के बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में हम अमेरिका में जब जाइएगा ऊपर की तरफ देखते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका, आप मैप में हम बताएंगे। फिर जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है क्या, ये साउथ अमेरिका जुड़ा हुआ है। तो यहाँ यदि कि उत्तरी अमेरिका, ये ऊपर वाले पार्ट्स के बारे में हो रहा है, ठीक है। तो द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेरीज। द प्रेरीज किसको कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड को यानी कि शीतोष्ण घास स्थल को हम क्या कहते हैं, प्रेयरीज कहते हैं, या हिंदी में प्रेयरी कहते हैं। तो समझे होंगे कि किसको हम कहते हैं। फिर देखिए, इट इज ए रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। इट इज ए रीजन ऑफ फ्लैट, क्या है, ये फ्लैट रीजन है, लेकिन क्या है, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। तो हिल वाला एरिया है, पहाड़ी इलाका है, ऐसे है, समझ में आया। यह समतल क्षेत्र है, लेकिन क्या है, मंद ढलान। यहाँ पे क्या है, मंद ढलान होगा, छूट गया, मंद ढलान या पहाड़ी भूमि है, ठीक है। अब देखिए, टॉल ग्रास अप टू 2 मीटर, यहाँ जो भी घास होता है वो 2 मीटर तक लंबी हो सकती है, या उस ग्रास का लंबाई 2 मीटर तक हो सकता है। तो इसके पहले हम फिर जानते हैं कि हम घास स्थल के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कुछ और चीज़। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, घास स्थल को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहले हम फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हम किसको कहते हैं, सबसे पहले हम फॉरेस्ट को जानेंगे। तो हम फॉरेस्ट किसको कहते हैं, सिर्फ वहाँ पेड़ ही नहीं होते। जैसे हम मान लेते हैं इस जगह को हम फॉरेस्ट मानते हैं, ये जगह जो हुआ
ये इलाका जिसमें क्या है, वेजिटेशन है। तो सिर्फ इसमें पेड़ ही नहीं होता है, इसमें क्या होता है, पेड़ का अधिकता होता है, लेकिन पेड़ के साथ साथ छोटे पेड़ भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होती है। तो जहाँ पे क्या होता है, हम वन किसको कहेंगे, फॉरेस्ट किसको कहेंगे, जहाँ पे किस चीज़ का अधिकता होता है, जहाँ पे पेड़ों की अधिकता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ ही होता है, पेड़ के साथ साथ और बहुत सारा वेजिटेशन भी होता है, छोटा जो है कटीली झाड़ियाँ भी होती है। इसके अलावा जो जैसे बबूल का पेड़ हुआ, जैसे कीकर हुआ, तो ये तो ज़्यादा करके डेजर्ट एरिया में उगता है। लेकिन कुछ आप देखिएगा क्या, कुछ झाड़ियाँ जो है वो भी क्या है कि जंगलों में देखते हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी झाड़ियाँ भी उगी हुई रहती हैं, लेकिन अधिकता किसकी होती है, पेड़ की। तो हम वन किसको कहेंगे, फॉरेस्ट किसको कहेंगे, जहाँ पेड़ों की अधिकता हो उसको हम क्या कहेंगे, वन कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉरेस्ट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा, तो यहाँ पेड़ों की अधिकता हुआ तो उसको तो हमने क्या कहा, वन कहा। लेकिन जहाँ घास की अधिकता हो तो उसको ग्रासलैंड कहते हैं, घास स्थल कहते हैं। तो हम ग्रासलैंड किसको, या घास स्थल, घास स्थल, घास स्थल यानी कि घास का स्थल। ये क्या होता है, अधिक मात्रा में, यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या है, पेड़ है, और यहाँ क्या है, अधिक मात्रा में क्या होगा, घास होगा। ठीक है, घास उस बहुत ज़्यादा उगा होगा। ठीक है, लेकिन पेड़ भी होगा। तो देखिएगा क्या, आप प्रेरी के बारे में पढ़िएगा तो यहाँ मंद ढलान जो हम कहे हैं यहाँ पे, तो मंद ढलान में देखिएगा का कि ऊपरी हिस्सा की अपेक्षा निचली हिस्सा देखिएगा ये ज़्यादा फ्लैट होगा ना। तो यहाँ पे पेड़ों की अधिकता, यहाँ पे तो पेड़ ऐसे आपको समझाने के लिए बता दिए हैं, लेकिन निचली जब ढलान में जाएंगे तो पेड़ सब या बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पे है। ठीक है, प्रेरी में हम आगे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर भी होता है। यहाँ तो एक से एक जो है कंट्री भी है, जैसे यूएसए, कनाडा, बहुत डेवलप कंट्री सब वहाँ पे है। तो कहने अमेरिका का बहुत ही बेहतरीन शहर आपको देखने को मिलेगा। तो घास स्थल किसको कहेंगे, जहाँ घास की अधिकता हो, लेकिन इसके साथ साथ पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन आप देखिएगा क्या, वेस्ट में आपको रॉकी माउंटेन दिखाई देगा। ठीक है, इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। और ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स क्या है कि 5 ग्रेट लेक्स है जो आपको ईस्ट में दिखाई देगा। ठीक है, जब मान आप अगर देखते हैं तो ईस्ट साइड में अगर देखते हैं तो क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, मानते हैं ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। तो ये इस साइड में देखिएगा तो क्या है, रॉकी माउंटेन है, रॉकी पर्वतमाला है। और इधर जब जाइएगा तो आप देखिएगा क्या, 5 ग्रेट लेक्स है, 5 झील है। क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स कहते हैं, महान झील कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए। तो प्रेरी से घिरी हुई पश्चिम में क्या है, पश्चिम में रॉकी पर्वत है और पूर्व में क्या है, ये झील सब है। द प्रेरीज कवर पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रेरीज कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा, यानी कि दोनों जगह है, एक तो कनाडा की तरफ भी है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तरफ भी फैली हुई है। तो प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों को कवर करती है। यहाँ देखिए, हिंदी भी देख लीजिए, और कनाडा के हिस्सों के। कहने का अर्थ क्या है कि प्रेरी जो है आपको दोनों तरह ये फैली हुई है। एक तो आप देखिएगा मैप में जब देखिएगा तो एक तो कनाडा की तरफ भी है और एक देखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी फैली हुई है, यानी कि ये प्रेरी यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, सॉरी, द वर्ड प्रेरीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स प्रिएटा विच मीन्स मिंडो। मिंडो मतलब होता है क्या, शाद्वल, इसको भी कहते हैं शाद्वल शब्द से ये लिया गया। देखिए ये क्या है, किससे, एक लैटिन वर्ड है प्रिएटा, उससे क्या है, ये प्रेरीज लिया गया है। प्रेरीज लैटिन शब्द से उत्पन्न प्रिएटा, प्रिएटा ऐसे होगा और ये त नहीं ट होगा। ठीक है, प्रिएटा ऐसे। तो प्रेरी शब्द लैटिन से उत्पन्न शब्द क्या है, प्रिएटा, जिसका मतलब है घास का मैदान, ये समझिए।
शाद्वर मतलब क्या हुआ, घास का मैदान, बहुत ही घास का मैदान, जिसको घास का सागर भी कहा जाता है। प्रेरी को घास का सागर भी कहा जाता है। और देखिए इस प्रेरी में ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा वाले पार्ट्स में भी है। देखिएगा क्या कि यहाँ इतना टेक्नोलॉजी जो है विकसित है, जिसके वजह से क्या है, इतना ज़्यादा यहाँ जो है कृषि भी यानी कि एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से होता है। यहाँ इतना ज़्यादा गेहूं का खेती होता है कि विश्व का धान्यागार भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे यूएसए में प्रेयरी को, ये आपका प्रेयरी हो गया, को सिंचती है। तो ये यूएसए में कौन नदी इसको सिंचती है, तो आपको मिसिसिपी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। यानी कि यूएसए में कौन सिंचती है प्रेरी को, तो आपको मिसिसिपी और उसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी। और देखिए यही कनाडा में जब आइएगा, कनाडा में जब आइएगा तो ये प्रेरी को सिंचती है। तो कनाडा वाला कौन रिवर है भाई, तो कनाडा वाला सास्केचुआन, हम बोले हैं सास्केचुआन, और इसका भी ट्रिब्यूटरी जो है इसको भी सिंचती है। तो समझ में आया होगा कि आपको यूएसए में मिसिसिपी और कनाडा में सास्केचुआन ट्रिब्यूटरी, और सास्केचुआन रिवर भी है और ट्रिब्यूटरी भी इसको क्या करती है, सींचती है प्रेरीज को। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है, द ग्रासलैंड ऑफ प्रेरीज वेयर द होम्स ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ऑफन कॉल्ड रेड इंडियंस। अमेरिका के मूल निवासी था, उसको हम क्या कहते हैं, रेड इंडियंस कहते हैं। दे वेयर द एक्चुअल हैबिटेट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यही क्या था, यही आप उसका मूल स्थान था। ठीक है, किसका, इस कॉन्टिनेंट में आने वाला रेड इंडियंस था। द प्रेरीज वेयर होम्स ऑफ अदर ट्राइब्स ऑल्सो लाइक द अपाचे। देखिए एक अपाचे, द क्रो, क्री एंड पोनी। देखिए अमेरिका मूल निवासी, जैसे अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं, रेड इंडियंस कहते हैं, और प्रेरी ही उसका मूल स्थान रहा है। ठीक है, अमेरिका का मूल निवासी जो रेड इंडियंस है उसका मूल स्थान कौन रहा है, जो वहाँ के निवासी है वो प्रेरी के ही उस मतलब उसका मूल स्थान कौन सा रहा है, प्रेरी। और प्रेरी में और आदिवासी लोग रहता था जिसको हम अपाची कहते हैं, क्रो कहते हैं, क्री कहते हैं और पौनी कहते हैं। पौनी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो समझ गए, रेड इंडियंस तो वहाँ का मूल निवासी था ही। ठीक है, अमेरिका का जो प्रेरी का जो आदिवासी है वो उन लोगों का भी मूल स्थान रहा है, जो जिस आदिवासी का नाम क्या था, अपाची, क्रो, क्री, पौनी। ठीक है, तो इसको आप शायद समझे होइएगा। अब देखिए प्रेरी हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका में इसको पंपास करते हैं, और आपको अफ्रीका में, ये साउथ अफ्रीका का रीजन है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका है यहाँ, तो साउथ अफ्रीका में इसको वेल्स कहते हैं। और यहाँ आप देखिएगा एशिया में पूरा जो है इसको स्टेपी कहते हैं। चलिए, और यहाँ देखिए यहाँ भी है, इसको डाउन कहते हैं। ठीक है, डाउन्स कहते हैं, ऐसे भी लिखते हैं डाउन। तो ये आप समझिएगा। अब और समझ लीजिए कि यहाँ से आपको प्रेरी जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है, यहाँ से 30 डिग्री से लेकर के, ये 30 डिग्री से लेकर के यहाँ 60 डिग्री तक इसका फैलाव है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको रॉकी पर्वत, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ ये आपको रॉकी माउंटेन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसी में ये क्या है, रॉकी माउंटेन है। ठीक है, अब देखिए कनाडा वाला इलाका, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका इसके ऊपर ये कनाडा है पूरा, और ये आपका क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो देखिए इसमें देखिएगा क्या, इधर क्या है, रॉकी,
और ग्रेट लेक्स जब आइएगा तो आपको क्या कहें कि ईस्ट साइड में जब आइएगा तो आपको ग्रेट लेक्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको 5 ग्रेट लेक्स भी दिखाई देंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये आपका रॉकी माउंटेन हो गया और इधर जो है आपका ग्रेट लेक्स जो है कि समर में आप देखिएगा, समर में 20 डिग्री के अराउंड जो है टेम्परेचर समर में, यानी कि गर्मी के समय में 20 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और वहीं विंटर यानी कि सर्दी आ जाता है, ठंडा का मौसम, शीत ऋतु जिसको कहते हैं, उसमें जो है -20 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो वेरिएशन देख रहे हैं, यानी कि पूरा बर्फ जम जाता है। वहाँ विनीपेग का क्या है, कनाडा में विनीपेग नदी भी है, विनीपेग का टेम्परेचर कितना -20 डिग्री तक चला जाता है। समझ में आया? तो समझ गए एक्सट्रीम टेम्परेचर हम किसको कहते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर का अर्थ हुआ कि बहुत ही चरम तापमान। गर्मी के समय में 20 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है और वहीं ठंडी का जब समय आता है तो -20 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, यानी कि पूरा बर्फ जो है पूरा जमा हुआ रहता है। तो वहाँ विनीपेग का टेम्परेचर जो है, जो कनाडा में विनीपेग पड़ता है, उसका टेम्परेचर -20 डिग्री तक चला जाता है। वहाँ के यानी कि प्रेयरी के लोकल विंड को क्या कहते हैं, चिनूक कहते हैं। चिनूक एक क्या है, गर्म पवन है। देखिए लू भी हम लोगों को यहाँ बहती है, लू, लेकिन किस सीजन में, तो समर सीजन में। देखिएगा समर मतलब गर्मी सीजन में, गर्मी के महीना में लू चलते हुए देखिएगा। अच्छा विंटर, लेकिन इसमें देखिएगा चिनूक क्या है, चिनूक जो है, चिनूक आपको ये जो है विंटर में यानी कि ठंडी के महीना में चलती है, लेकिन गर्म हवा है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है भाई, ये तो गर्मी में गर्म हवा चलती है, लेकिन वहाँ क्या है, चिनूक जो है वो ठंडी में ये हवा चलती है, शीत ऋतु में ये हवा चलती है। इस हवा से बहुत फायदा होता है वहाँ पे। सॉरी, फिर से, चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है, कम समय में तापमान बढ़ा देती है। अब ये बहती है तो कम समय में क्या है, गर्म हवा है तो तापमान तो बढ़ जाएगा ना। तो तापमान बढ़ जाएगा तो मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए समझने के लिए, यहाँ पे ये क्या है, घास है, पूरा घास का जब मैदान है तो घास होगा ही। और यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, यहाँ पे पूरा बर्फ जमा हुआ है, ये घास है। समझने के लिए बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। और यहाँ पे क्या है, चिनूक जो है बहना, गर्म पवन जो है बहना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब जब यहाँ का तापमान जब जैसे बढ़ेगा तो ये बर्फ क्या होगा, मेल्ट होना शुरू होगा, यानी कि पिघलना शुरू हो जाएगा। ये अर्थ है आपका, मान लेते हैं ये पूरा बर्फ से पूरा ढका हुआ है, तो क्या होगा, पिघल कर क्या होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है खिसकना शुरू होगा, नदी में ये सब चला जाता है, पिघलने लगती है, एवं पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ का पूरा बर्फ क्या होगा, पूरा जब चला जाएगा तो ये पूरा फ्रेश जो है बच जाता है, और ये क्या होता है, चरने के लिए, चारागाह के लिए जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो चिनूक का प्रभाव देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है उसके लिए। अब देखिए, यानी कि प्रेयरी का फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि वनस्पति और जीव लिखे हैं, वन्य जीव लिखिए या प्राणी जात लिख दीजिए। ठीक है, प्राणी जात या वन्य प्राणी। ये देखिए कैसा है, प्रेयरी मुख्य रूप से पेड़ विहीन है। क्या है, मुख्य रूप से पेड़ विहीन है। तो जहाँ पे देख रही है सिर्फ घास का मैदान है, वहाँ तो बारिश बहुत कम होता है। ठीक है ना, जहाँ पेड़ पौधा होगा वहाँ होगा बारिश, तो वहाँ पेड़ उगते हैं। देखिए जहाँ जल है वहाँ का क्या उगता है, सरपत, जिसको विलो भी कहते हैं, अल्डर, एक में होगा अल्डर, पॉपुलर, यही सब पेड़ जो है उगता है। यानी कि 50 मीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान में जो है कृषि कार्य भी होता है। वहाँ कृषि कार्य होता है तो वहाँ देखिए मक्का बहुत ज़्यादा होता है। यूएसए में जानते हैं कि मक्का बहुत ज़्यादा होता है, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा लफा, इससे दवा भी बनता है, अल्फा लफा। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ नुकीली घास हो जाती है। ठीक है, विशाल मवेशी फार्म को रेंच, देखिए ये सब देखने वाला है। वहाँ फार्म बनाते हैं तो बहुत बड़ा होता है, विशाल
मवेशी फार्म, मवेशी फार्म, जिसको हम क्या कहते हैं, रेंच कहते हैं। और इसको जो देखभाल करता है, देखभाल करने वाले को हम क्या कहते हैं, काऊ बॉय कहते हैं, काऊ बॉय कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लेता है डायरेक्ट कभी कभी सवाल में। और अमेरिकी भैंस को बाइसन कहते हैं। बाइसन का जो है ना बहुत ज़्यादा शिकार कर रहा है साहब, अब ये विलुप्त के कगार पर है। ये अमेरिकी भैंस जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमेरिकी भैंस को बाइसन कहते हैं। अन्य जानवर में देखिए ये खरगोश है, कायोट है, गोफर है और प्रेयरी कुत्ता भी शामिल है। तो देख लिए क्या क्या है फ्लोरा एंड फ्यूना में। अब आगे देखते हैं कंबाइन किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं। 3 काम होते हैं। क्या होता है, एक तो बुआई हो जाता है, फसल को क्या करते हैं, बो देते हैं फसल को। और दूसरा क्या करते हैं, जोत देते हैं, तो जोताई, इसको लिख दीजिए। और तीसरा क्या करते हैं, थ्रेसरिंग, यानी कि हिंदी में इसको भोजपुरी भाषा में दवाई भी कहते हैं। क्या होता है उससे, मतलब थ्रेसर देखिएगा, थ्रेसर होता है ना, थ्रेसर। तो कहने का अर्थ क्या है, ये सब थ्रेसर होता है। तो थ्रेसर भी यानी कि तीनों काम हो जाता है, बुआई का भी हो जाता है, जोताई का भी और थ्रेसरिंग भी। तीनों काम किससे होता है, तक कंबाइन से। ठीक है, तो अमेरिका का इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सा है, शिकागो है, मिनियापोलिस है, कनसास भी है। और लेकिन कैनेडियन प्रेरीज का इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सा पड़ता है, एडमंटन है, सास्कटून है, अच्छा कैलगरी है और विनीपेग है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है, ये आप सिटीज याद रखिएगा। इस क्षेत्र के लोग क्या है, बहुत मेहनती होता है। बहुत मेहनत के साथ साथ क्या है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास यानी कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है, जिससे क्या होता है, ये तरह तरह का फसल जो है उगाते हैं। मक्का उगाते हैं, इसके अलावा जो है गेहूं बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए उसको धान्यागार भी कहते हैं। और अदर जो है ना, दुग्ध उत्पादन भी होता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि देखिए 2 तरह का आप देख लिए वहाँ पे, एक तो कृषि जो है पूरा टेक्नोलॉजी के साथ कृषि होता है, और दूसरा चीज़ क्या है कि आपको अदर में क्या है, दुग्ध उत्पादन भी करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, कमर्शियल देख रहे हैं, एक्टिविटीज़ कितना अच्छा से यहाँ होता है। तो अमेरिका और कनाडा तो खैर जानते ही हैं कि वर्ल्ड फेमस है। तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ बहुत सारा मिनरल्स भी मिलता है, आपको कोल भी मिलता है, और आपको कोल मिलता है, इसके अलावा आयरन भी आपको मिल जाता है, और भी बहुत सारा चीज़ आपको मिलता है। और यहाँ का देखिए रोडवेज बहुत ही अच्छा है, आपको रेलवेज भी बहुत ही अच्छा है, और कुछ तो कहना ही नहीं है, एयरवेज तो अच्छा होगा ही होगा, कारण कि ये बहुत डेवलप एरिया सब है, बहुत डेवलप जगह है। देखे होइएगा। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी तरह का भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।